नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों, पर्यावरण की विषय हमारी चल रही है। तो पर्यावरण का बैच आपको स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से। तो आप सभी विद्यार्थी इस बैच को निःशुल्क रूप से देखेंगे यूट्यूब पर। और जो विद्यार्थी अगर हमारे एप्लीकेशन से MCQ बैच सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी खुराना क्लासेस ऐप पर। आप लोग जाएंगे और थ्योरी को आप लोग निःशुल्क यूट्यूब पर पढ़ेंगे। और अगर कोई भी विद्यार्थी हमारी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करता है तो उसके लिए नोट्स भी आपको फ्री मिलेंगे। टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे PDF प्रिंट के लिए डाल दी जाएगी। ओके, तो सभी ज्वाइन कीजिएगा बिल्कुल। और इसकी वैधता 1 वर्ष के लिए है, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी है। वैलिडिटी को बढ़ा भी सकते हैं अगर एग्ज़ाम लेट होती है। तो आप सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज़ का आनंद लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और लगातार रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। आज की स्टार्ट करते हैं सहकारी समिति। आज का टॉपिक हमारा बहुत शानदार है। देखिए, हम बात करेंगे सहकारी समितियों की। पर्यावरण में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहकारी समिति। तो सहकारी समितियों के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। सहकारी समितियों का अर्थ पढ़ेंगे, सहकारी समितियों का इतिहास पढ़ेंगे, सहकारी समितियों की विशेषताएं पढ़ेंगे, सहकारी समितियों के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपनी क्लासें लेते रहें। बात करें सबसे पहले सहकारी समितियों का अर्थ। कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है, क्या कहलाता है? सहकारी समिति कहलाता है। इस सहकारी समिति में कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। इसके गठन के लिए कम से कम हमें 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के सहकारी समिति का गठन होता है। सहकारी समिति की विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सहकारी समिति में कम से कम 10 सदस्य होना जरूरी है। सहकारी समितियों का बनाने का कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यह एक खुली सदस्यता और एक स्वैच्छिक संस्था है। क्या सहकारी समिति? सहकारी समितियों का एक ही नारा है। क्या नारा है? ध्यान रखें, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये क्या है? इसका नारा है। इसका मूल सिद्धांत आपको याद रखना है, सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम। सदस्यों का सदस्यों द्वारा संचालित कार्यक्रम, ये इसका मूल सिद्धांत है। और इसका ध्वज आपको याद रखना है, इसका झंडा क्या है? सतरंगी झंडा है। इस सहकारी समिति में किसी भी सदस्य के शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण कराना कंपलसरी है। और याद रखें आप लोग, ये सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है और इसको राज्य सूची में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसे राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया गया था। लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित है पूरी तरीके से सहकारी समिति, और इसमें सभी सदस्यों का समान मत अधिकार होता है। इसमें अंकेक्षण अनिवार्य होता है, नहीं, समय समय पर इसमें जांच पड़ताल होती रहती है समिति के द्वारा। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट में सहकारी समितियों का इतिहास। सहकारी समितियों के जनक आपको याद रखने हैं रॉबर्ट ओवेन, जो इंग्लैंड के निवासी हैं। भारत में बात करें तो सहकारी समितियों के लिए कानून बना था 1904 ईस्वी में भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर। भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिश पर सहकारी समितियों के लिए भारत में 1904 ईस्वी में कानून बना था। और ध्यान रखें आप लोग, जब शुरुआत की बात करें हम भारत के अंतर्गत, जब सहकारी समिति का गठन किया गया था शुरुआत में 1904 में जब कानून बनाया गया था, तो ये पहले संघ सूची का विषय था। ध्यान रखें, 1919 में से संघ सूची में शामिल किया गया। लेकिन जब 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011-12 के अंदर, तो इसे राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में सहकारी समिति को राज्य सूची का विषय माना गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर भाई? चलिए एक बार क्लास को सभी लाइक कर दो। लाइक करने में आपके पैसे नहीं चल रहे या कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, ठीक है भाई? तो चलिए, और क्लास को अंत तक देखना है, बीच में छोड़ के क्लास को जाएंगे कोई मज़े वाली बात नहीं है। आप कहीं भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में चाहे भटक लीजिए, चीज़ें यही मिलनी है। चाहे आप कहीं से पढ़ लीजिए, चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या कहीं आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में बैठ के पढ़ रहे हो, मिलेंगे आपको यही अक्षर सीखने के लिए। सिलेबस से ज़्यादा आपको
कोई पढ़ाएगा नहीं, सिलेबस से बाहर कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। तो सब अपनी अपनी सोच का फ़र्क है। कोई एसी में बैठ के पढ़ लेता है तो कोई झोंपड़ी में बैठ के कलेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है, परिस्थितियों के अनुकूल हमको ढालना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सहकारी समितियों के प्रकार। तो देखिए, सहकारी समितियों के हम 5 प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे। इनमें योजनाएं भी काफ़ी हैं, जैसे साख सहकारी समिति है। उसके बाद राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई। राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में की गई। राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना 1960 में की गई। राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ की लिमिटेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर किसी भी बाई चांस किसी भी डेट में अगर कोई बाई मिस्टेक्स हो जाती है तो आपको मैं संशोधन करा देता हूँ। वीडियो के नीचे जब आपको कमेंट करते हैं तो कमेंट में मैं जब भी कोई संशोधन वाली चीज़ होती है या गलती से यहाँ पर लिखा हुआ होगा या ध्यान से मैं भूल जाता हूँ तो गलत आ जाता है, क्योंकि इंसान कंप्यूटर नहीं है, मानवीय त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो मैं उसको पिन कर देता हूँ। वहाँ पर मेरी कमेंट जो होगी ना आपको पिन मिलेगी। किसी भी वीडियो में अगर कोई संशोधन होगा तो मैं कमेंट करूँगा और वो कमेंट में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी, तो वहाँ पर आप लोग संशोधन वाले पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साख सहकारी समिति। साख सहकारी समितियों का एक उद्देश्य है कृषि कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। इसकी सर्वोच्च संस्था आपको याद रखनी है, नाबार्ड। कौन सी है? नाबार्ड इसकी सर्वोच्च संस्था है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी सहायक संस्था कौन कौन सी हैं? सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। साख सहकारी समिति की 2 यहाँ पर बैंक हैं जो सहायक संस्था के रूप में काम करती हैं, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। सहकारी बैंक का काम है अल्पकालीन समय के लिए ऋण देना और मध्यकालीन समय के लिए ऋण देना, लेकिन भूमि विकास बैंक जो है इसका काम क्या है? लंबे समय के लिए ऋण देना, दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देना। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। देखो, नाबार्ड शब्द हमारा आया है तो नाबार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी और योजना पूछी जाए तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ध्यान रखना, 6वीं पंचवर्षीय योजना का जब गठन किया गया था तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, नाबार्ड की। क्लियर? इसमें किसकी सिफारिश पर की गई थी इसकी स्थापना? शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति का गठन किया गया और उसकी सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में है और इसका कार्य आपको याद रखना है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। अब विशेष रूप से अगर हम देखें इसमें तो देखेंगे यह एक संवैधानिक संस्था थी शुरुआत में, लेकिन नाबार्ड एक एक्ट बना था 1981 में। नाबार्ड एक्ट बना था 1981 में, तो इसको संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया 1981 के अंदर। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, साथियों इसको आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, हर्ष कुमार तो शायद होंगे या नहीं होंगे, एक बार सर्च कर लेना गूगल पे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अच्छे से सर्च कर लेना आप लोग और इसमें करेक्शन कर लेना। यहाँ पर अगर चेंज हो गया हो तो आप लोग यहाँ पर चेंज कर लेना। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना के समय नाबार्ड में लिमिट थी साथियों 100 करोड़ रुपए का ऋण देती थी। ठीक है, 50 करोड़ रुपए इसके लिए भारत सरकार सहायता करती थी और 50 करोड़ रुपए आरबीआई, दोनों मिलाकर के इसको 100 करोड़ रुपए देती थी और इन 100 करोड़ रुपयों को ये किसानों में बांट देती थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करते हैं यहाँ पर तो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए ना भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब रिजर्व बैंक इसको पैसा नहीं देती है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक क्या है? देखिए, सहकारी बैंक का काम है कृषि व ग्रामीण विकास हेतु अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाना। अल्पकालीन का मतलब लगभग 1 वर्ष के लिए और मध्यकालीन समय का मतलब लगभग 5 साल के लिए ऋण देती है ये। सहकारी बैंक 3 स्तरों पर काम करती है। 3 स्तर हैं इसके। राज्य स्तर पर काम करती है जिसका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 1953 में।
राज्य स्तर की सहकारी जो बैंक है इसका गठन किया गया था 14 अक्टूबर 1953 में। जिला स्तर पर जो सहकारी बैंक है इसका नाम आपको याद रखना है केंद्रीय सहकारी बैंक। क्या नाम है इसका? केंद्रीय सहकारी बैंक भी इसे कहते हैं। जिला सहकारी बैंक जो है इसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है। और ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी बैंक है इसे हम प्राथमिक सहकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसका काम क्या है? ग्रामीण स्तर वाली का अल्पकालीन समय के लिए ऋण देना। और राजस्थान में, ध्यान रखें आप लोग, राजस्थान में प्रथम ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1905 में भिनाय अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, भिनाय के अंदर की गई थी, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है जो सहकारी बैंक है हमारी, सहकारी बैंक, प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना हमारी अजमेर में हुई थी 1910 में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए ग्रामीण स्तर पर सहकारी बैंक की स्थापना भिनाय 1905 में हुई थी, भिनाय के अंदर। दोनों में अंतर है। सहकारी बैंक जो है हमारे राजस्थान के अंदर कितनी है? 31 है। प्रत्येक ज़िले में एक है। प्रत्येक ज़िले में कितनी है? एक है। लेकिन 31 कैसे हुई भाई? वर्तमान में 50 ज़िले हैं। 50 ज़िलों के अनुसार अभी जब 50 ज़िले बन चुके हैं ना साथियों, इन 50 ज़िलों में अभी नए जो ज़िले बने हैं उनमें सहकारी बैंक अभी नहीं खोली है। जब नई चीज़ें आएंगी, बनाएगी सहकारी बैंक, तो साथियों जब नई सहकारी बैंकों का और गठन होगा तो आपको बताया जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी तक फिलहाल में राजस्थान में 33 ही सहकारी बैंक हैं। राजस्थान के ऐसे 2 ज़िले हैं, एक प्रतापगढ़ है हमारा, ध्यान रखें आप लोग, और एक धौलपुर है। इन धौलपुर में और प्रतापगढ़ 2 ज़िले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सहकारी बैंक नहीं है। मात्र कितनी है राजस्थान में? 31 हैं। कंप्लीट याद रखना ये पॉइंट आपको। आगे बात करते हैं भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक का काम है कृषि व ग्रामीण विकास हेतु दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देना है। लगभग 20 वर्षों तक के लिए ऋण देती है ये। इसमें भी 2 स्तर होते हैं, एक राज्य स्तर होता है, एक जिला स्तर पर काम करती है ये। अब हम बात करेंगे राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक का काम। क्लियर? स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है, धीरे पढ़ा रहा हूँ। राज्य स्तर पर जो भूमि विकास बैंक है इसका कार्य है नाबार्ड और जिला स्तर की भूमि विकास बैंक के मध्य में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, जिसकी स्थापना की गई थी राज्य स्तर पर 26 मार्च 1957 को। और इसका नाम याद रखना आप लोग, वर्तमान में इसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और ये प्रत्येक राज्य में एक होती है। राज्य स्तर पर जो भूमि विकास बैंक है, ये राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है, वो प्रत्येक राज्य में एक होती है। राजस्थान में जो ये राज्य स्तर पर भूमि विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है, जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई थी। जिला स्तर पर भूमि विकास बैंक है, इसका नाम है प्राथमिक भूमि विकास बैंक। इसका कार्य क्या है? दीर्घकालीन समय के लिए ऋण देना। अब आपको याद रखना है जिला स्तर पर जो प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी वो अजमेर में की गई थी 1924 में। राजस्थान में वर्तमान की बात करें तो 36 कितनी है? 36 जिला स्तरीय भूमि विकास बैंक हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं, प्रत्येक ज़िले में एक एक बट में आती है साथियों, प्रत्येक ज़िले में एक एक है, लेकिन 3 ज़िले ऐसे हैं जैसे अजमेर है, जोधपुर है और गंगानगर, इनमें 2-2 है, तो 3 तो ये बढ़ गई और 33, वो टोटल कितनी हो गई? 36। ये सब मैं आपको 33 ज़िलों के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। ये क्यों पढ़ानी पड़ रही है? क्योंकि हमारे जो 50 ज़िले अभी तक बने हैं ना, उनमें सहकारी बैंकों की स्थापना नहीं हुई है, तो इस वजह से हमको जो अब तक वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आंकड़ा राइट है। और जब नई आपको बनेगी, कभी भी 2-5 साल में नई सहकारी बैंकें बनेंगी, जब उनकी स्थापना हो जाएंगी तब आपको पढ़ना है। अभी तक के लिए आपको यही करंट डाटा है आपका, तो यही आपको पढ़ना है। ये मत सोचना कि सब ज़िले 50 हो गए तो 50 ज़िलों के अनुसार पढ़ाएं। भाई 50 ज़िले बन गए तो क्या ज़िलों में सारी चीज़ों की सुविधा थोड़ी हो गई? अभी तक नहीं हुई है ना, तो हमारी जितनी वर्तमान की चीज़ें हमको उतनी ही पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर? आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 27 मार्च 1967 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका कार्य आपको याद रखना, राज्य में रहने वाले उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है वो इसी के तहत चलाई गई थी 31 अक्टूबर 2015 में।
क्लियर। अगली है हमारी राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका कार्य क्या है, सदस्यों के लिए आवासन की व्यवस्था करना। ठीक है, आवासन का मतलब ये होम लोन देती है साथियों। ये क्या देती है, होम लोन देती है। कौन सी, राजस्थान राज्य आवासन सहकारी संघ लिमिटेड, ये लोगों के लिए होम लोन देने का काम करती है। अगला है राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी जयपुर में है। हेडक्वार्टर लगभग सबका जयपुर में। कार्य क्या है इसका, सरकारी विभाग के दस्तावेजों की प्रिंटिंग करना। मुद्रालय डिपार्टमेंट है ना, तो मुद्रालय है, इसका मतलब प्रिंटिंग प्रेस का काम करती है। जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के दस्तावेज हैं उनकी प्रिंटिंग का काम करती है राजस्थान राज्य मुद्रालय सहकारी संघ लिमिटेड। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका कार्य क्या है, कार्य है किसानों के द्वारा उत्पादित फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदना तथा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा रियायती लोगों के पास पहुंचाना। मतलब ये किसानों से जो फसल है उसको कम समर्थन मूल्य पर खरीदती है और उचित मूल्य की दुकानों पर लोगों के लिए उसको सस्ते दामों में उपलब्ध करवाती है। दूसरा काम है इसका, पशु आहार उद्योग का निर्माण करती है और कृषि संबंधी वस्तुएं भी लोगों को या किसानों को उपलब्ध करवाती है। तो ये आपका टोटल कंप्लीटली सहकारी समितियों का चैप्टर हुआ साथियों। कैसा लगा आज का क्लास, सहकारी समिति आपने पढ़ी, क्लियर। तो ये आपका टॉपिक है, इससे प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित लगा लीजिए आप लोग, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और अब जो आगामी हमारी रीट आएगी इसमें यही पॉइंट पूछे जाएंगे। ये अब तक जो मैंने आज की डेट में ये जो पढ़ाया है ना, यही आएगा, ध्यान रखना, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर हमारे राजस्थान में नई सहकारियों की स्थापना होती है, सहकारी समितियों की, तो आपको नए आंकड़े और बताए जाएंगे। लेकिन मुझे पता है जब नई रीट आएगी तब तक तो असंभव है नई सहकारी समितियों का निर्माण होना, क्योंकि 50 ज़िले बन तो चुके हैं, लेकिन 50 ज़िलों में हर किसी संस्था की स्थापना करना, हर तरीके से हर ज़िले का विकास करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आपके लिए आज तक की डेट में मैंने आपको पढ़ाया है, ये कंप्लीट है सहकारी समितियों का चैप्टर। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना नहीं है आपको तो चिंता मत कीजिए आप लोग। और टेस्ट सीरीज़ आपके लिए जो हमारे ऐप पर दी गई है ना, टॉपिक 22 151 रुपये वाली, ये बहुत न्यूनतम मूल्य बड़ी बड़ी कोचिंगों के बजाय, और इससे बेटर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी भी नहीं। आप कितना भी छानबीन कर लो बड़ी बड़ी कोचिंगों में, मैं दावे के साथ में कहता हूँ इससे बेटर आपको टेस्ट सीरीज़ पात्रता के लिए कहीं नहीं मिलने वाली। आप लिख के ले जाओ भले ही, आप पछता लेना लेकर के बड़ी बड़ी कोचिंगों की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन कीजिए, आप बड़ी कोचिंगों की एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा और एक बार मेरी टेस्ट सीरीज से तुलना कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ में कहता हूँ बेटर कंटेंट मेरा निकलेगा, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब कोई छोटी कोचिंग होती है तो शुरुआत में अच्छी मेहनत करती है, जब वो बड़ी बन जाती है ना तो फिर लापरवाही करने लगते हैं, महंगा कोर्स देने लगते हैं, बड़े बड़े टीचर रखते हैं तो उनका खर्चा नहीं निकलता। और हमारे यहाँ पर न्यूनतम मूल्य में देते हैं, बहुत कम कीमत पर, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देते, बच्चों से ज़्यादा हम पैसा नहीं लेते। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे एप्लीकेशन का खर्चा चाहिए और मेरा छोटा सा टीम है ना, केवल उसका खर्चा चाहिए। मुझे ज़्यादा पैसा कोचिंगों के लिए नहीं चाहिए कि बड़ी बड़ी कोचिंग है इसी टेस्ट सीरीज़ को आपको 1000, 1200, 800, 700 में देती है। 1000, 1200, 800, 700 में प्रोवाइड करवा रही है। देख लीजिए आप लोग किसी भी कोचिंग को देख करके, 500 रुपये से कम ये रीट प्री की टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छे से देख लेना, एक बार ले करके चेक कर लेना और कंटेंट भी मैच करा लेना उनका। बेटर किसका मिलेगा, थ्योरी किसकी ज़्यादा मिलेगी टेस्ट सीरीज़ में, सॉल्यूशन किसका ज़्यादा मिलेगा, मेरा मिलेगा। तो ये कहने तक परखने वाला परखेगा और जो नहीं परखने वाला है वो नहीं परखेगा। एक मैं लाइन आपको बता देता हूँ, सोनार जो होता है ना, सोनार वो सोने की परख करता है, लोहार कभी भी है ना सोने की परख नहीं कर सकता, लोहार को कोई पता नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें। परख करने वाला स्टूडेंट जिसने भी एक बार टेस्ट सीरीज़ को मेरी ज्वाइन किया है ना, उसने तारीफ़ ही की है। बस एक बार ज्वाइन करके देखिए, मौका लीजिए एक बार आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करके रखो, रेगुलर क्लास लीजिए।